नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। दोस्तों आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारत के इतिहास में अगला टॉपिक साइमन कमीशन। तो 1927 की पहली घटना हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, साइमन कमीशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है भारत का मैप, यह है दोस्तों भारत का मैप। अगली घटना हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, साइमन कमीशन। अगली घटना है साइमन कमीशन। यह पकड़ना है दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह आपका है अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये आपका है महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बिहार झारखंड उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग 1927 की पहली घटना डिस्कस करने जा रहे हैं, साइमन कमीशन की घोषणा। तो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, 1927 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइमन कमीशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन की घोषणा। यह आपका है दोस्तों ब्रिटेन, यह पकड़ना है ब्रिटेन, यह आपका है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और इधर है दोस्तों उत्तरी आयरलैंड। यहां पकड़ना है लंदन। तो ब्रिटेन के लंदन में, या कह सकते इंग्लैंड के लंदन में साइमन कमीशन की घोषणा की गई। कारण क्या था? भारत में लागू हुआ था दोस्तों, भारत में एक अधिनियम लागू हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जिसके तहत 2 साल बाद एक कानून बना था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रमुख प्रावधान थे प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना तथा सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र लागू करना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1919 में एक कानून आया था, भारत शासन अधिनियम 1919। इसी भारत शासन अधिनियम 1919 की 10 साल के बाद समीक्षा करनी थी, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु एक कमेटी का गठन 1927 में इसकी घोषणा की गई दोस्तों, जो कहलाता है साइमन कमीशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष है सर जॉन साइमन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु, भारत शासन अधिनियम 1919 जो समीक्षा करनी थी दोस्तों 10 वर्ष में, भारत शासन अधिनियम 1919 के 10 वर्ष बाद समीक्षा हेतु एक कमेटी का गठन किया गया दोस्तों, एक कमीशन का गठन किया गया जो कहलाता है साइमन कमीशन। इसकी घोषणा की गई थी लंदन में, इसकी घोषणा की गई है दोस्तों लंदन में, अर्थात 20 नवंबर 1927 को घोषणा की गई दोस्तों साइमन कमीशन की घोषणा, साइमन कमीशन की घोषणा की गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 नवंबर 1927 को भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु एक कमीशन का गठन किया गया, साइमन कमीशन की घोषणा की गई 20 नवंबर 1927 को। इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे दोस्तों, इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 7। इसमें कुल सदस्य थे दोस्तों 7,
खास बात यही है दोस्तों कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य थे आपके अंग्रेज। यहां पर सातों के सातों सदस्य थे अंग्रेज। ध्यान देने वाली बात यह है कि साइमन कमीशन की घोषणा की गई है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। साइमन कमीशन की घोषणा लंदन में की गई 20 नवंबर 1927 को। अर्थात साइमन कमीशन का उद्देश्य था समीक्षा करना। किसकी समीक्षा करना? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु ब्रिटेन के लंदन में 20 नवंबर 1927 को सर साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की घोषणा की गई, जिसमें 7 के 7 सदस्य थे अंग्रेज। ध्यान रखने वाली बात यही है दोस्तों कि एक कानून बनाया जाता है जो है भारत शासन अधिनियम 1919। इस कानून का दूसरा नाम है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान थे सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र तथा दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन। अर्थात यदि अगर कोई कानून बनाया गया है भारतीयों के ऊपर, ऐसा कानून जो भारतीयों के ऊपर आरोपित किया जाएगा, तो उसकी समीक्षा के लिए कम से कम कुछ सदस्य तो भारतीयों को ही रखना चाहिए, ताकि वो बता सके कि यह भारत शासन अधिनियम जो कानून बनाया गया है ये किस प्रकार से भारतीयों के लिए प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल है। तो इस बात की समीक्षा करने के लिए, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए इस कमेटी में, इस जांच कमेटी में कम से कम कुछ सदस्य तो भारतीय होने चाहिए थे। इसी कारण दोस्तों यहां पर इस कमेटी में पूरे के पूरे सदस्य थे अंग्रेज। इसी का विरोध प्रदर्शन प्रारंभ होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अर्थात भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा, क्योंकि इसमें 7 के 7 सदस्य थे अंग्रेज, और अंग्रेज सदस्य किस प्रकार से, मतलब भूमिगत रूप में या ग्राउंड स्तर पर भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा नहीं कर सकते। अर्थात अगर कानून भारतीयों पर आरोपित किया गया है तो इसकी समीक्षा हेतु कुछ सदस्य भारतीयों का होना जरूरी है, ताकि इसकी वास्तविक समीक्षा की जा सके। लेकिन साइमन कमीशन जो 20 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा की जाती है, इसमें पूरे सदस्य है दोस्तों, सातों के सातों सदस्य है अंग्रेज। अर्थात इसीलिए साइमन कमीशन का भारतवर्ष में विरोध किया गया। यही है दोस्तों साइमन कमीशन। 20 नवंबर 1927 को ब्रिटेन के लंदन में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की घोषणा की गई, जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य थे अंग्रेज। इसीलिए दोस्तों इस कमीशन को, साइमन कमीशन को भारतीयों ने श्वेत कमीशन की संज्ञा दिया। इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दिया। इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सातों के सातों सदस्य थे अंग्रेज। ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु ब्रिटेन के लंदन में 20 नवंबर 1927 को सर साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की घोषणा की गई, जिसमें सातों के सातों सदस्य थे अंग्रेज। चूंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी गई दोस्तों। तो इस प्रकार से लंदन से भारत आगमन होता है दोस्तों, लंदन से भारत आगमन होता है मुंबई बंदरगाह। यह है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह में, मुंबई बंदरगाह, यह है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। यह है आपका, यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है। इस प्रकार से साइमन कमीशन का, इस प्रकार से दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। इस प्रकार से साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है और इसमें सातों के सातों सदस्य है दोस्तों अंग्रेज। 3 फरवरी 1928, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है।
3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन, जिसमें 7 सदस्य है दोस्तों और सातों के सातों सदस्य है अंग्रेज, इनका प्रमुख कार्य है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। तो इस प्रकार से 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का मुंबई बंदरगाह में आगमन होता है। लंदन से, ब्रिटेन के लंदन से साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का ब्रिटेन के लंदन से मुंबई बंदरगाह अर्थात भारत में आगमन होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से साइमन कमीशन का फुल ऑन विरोध किया जाता है। यहां पर नारा दिया जाता है दोस्तों, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं तथा काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिक्रिया स्वरूप, भारतीयों के प्रतिक्रिया स्वरूप, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया जाता है। साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया जाता है तथा नारा दिया जाता है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 नवंबर 1927 को लंदन में भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की घोषणा की जाती है, जिसमें सातों के सातों सदस्य अंग्रेज। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का लंदन से मुंबई बंदरगाह अर्थात भारत में आगमन होता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब भारत आता है तो भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया जाता है तथा साइमन गो बैक के नारे लगाए। साइमन कमीशन के समय भारत के वायसराय दोस्तों लॉर्ड इरविन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दिल्ली, इस समय भारत की राजधानी है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में भारत के वायसराय बैठे हुए हैं, यह है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में भारत के वायसराय, इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन तथा भारतीय सचिव है लॉर्ड बिरकनहेड तथा भारतीय सचिव है लॉर्ड बिरकनहेड, लॉर्ड बिरकनहेड, लॉर्ड बिरकनहेड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड बिरकनहेड। 3 फरवरी 1928 को भारत में मुंबई बंदरगाह में आगमन होता है दोस्तों साइमन कमीशन का। भारतीयों के प्रतिक्रिया के स्वरूप काले झंडे दिखाए जाते हैं तथा साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। इस समय साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन और भारतीय सचिव थे लॉर्ड बिरकनहेड। तो इस प्रकार से कांग्रेसियों के द्वारा भी दिल्ली में साइमन कमीशन के प्रति विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यहां पर साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस भी कर रही थी। तो यहां पर लॉर्ड बिरकनहेड ने कांग्रेस को चैलेंज किया। लॉर्ड बिरकनहेड का कहना था कि साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और अपनी एक रिपोर्ट सौंपना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी एक रिपोर्ट सौंपना। लेकिन लॉर्ड बिरकनहेड ने कांग्रेसियों को चैलेंज किया कि कांग्रेसियों आप भी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करो और अपनी एक रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपो। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कांग्रेस के पंडित मोतीलाल नेहरू। तो यहां पर लॉर्ड बिरकनहेड ने कांग्रेसियों को चैलेंज किया कि तुम भी साइमन कमीशन के पैरेलल भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करो तथा अपनी रिपोर्ट सौंपो। तो इस प्रकार से दोस्तों भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के द्वारा जो कांग्रेसियों को चैलेंज किया जाता है कि आप भी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करो तथा अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। और पंडित मोतीलाल नेहरू के ही द्वारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919
की समीक्षा की जाती है और अपनी रिपोर्ट महज कुछ दिनों में ही सौंप दी जाती है, अर्थात 28 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा सौंपा जाता है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। यही कहलाता है नेहरू रिपोर्ट। 28 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में सौंपा जाता है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट और इनके द्वारा किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के समीक्षा। तो यहां पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की जाती है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष है पंडित मोतीलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष है दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट सौंपा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को 28 अगस्त 1928 को और इसमें भी की गई है दोस्तों भारत शासन 1919 की समीक्षा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल सदस्य थे, नेहरू रिपोर्ट में कुल सदस्य थे दोस्तों 9, जिसमें सचिव बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से लॉर्ड बिरकनहेड ने कांग्रेसियों को चैलेंज किया था कि आप भी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा कीजिए तथा अपनी रिपोर्ट सौंपिए। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है दोस्तों नेहरू कमेटी, जिसके द्वारा रिपोर्ट सौंपा जाता है। यही रिपोर्ट जब प्रचलित होता है दोस्तों तो कहलाता है नेहरू रिपोर्ट। 28 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था। इसमें कुल 9 सदस्य थे, इसके सचिव बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 9 सदस्य में थे 2 सदस्य तो यही हो गए, पंडित मोतीलाल नेहरू तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा एक खास सदस्य का नाम याद रखना है दोस्तों कि इसमें थे सुभाष चंद्र बोस। इसके प्रमुख सदस्यों के नाम में याद रखना है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस भी थे नेहरू रिपोर्ट में। तो 28 अगस्त 1928 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट सौंपी जाती है। यही है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट, जिसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से 28 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें समीक्षा की गई है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 को, जिसमें समीक्षा की गई है भारत शासन अधिनियम 1919 की। इसमें समीक्षा की गई है भारत शासन अधिनियम 1919 की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें प्रमुख मांग की गई थी। पहला, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख मांग की गई थी, पहला मांग था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहले भारत शासन अधिनियम में जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें से पहला प्रावधान था दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना। अर्थात नेहरू रिपोर्ट में पहली मांग की गई कि प्रांतों से द्वैत शासन को हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लाया जाए। अर्थात इसकी पहली मांग हो गई दोस्तों केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, केंद्र में द्वैत शासन लागू करना। दूसरा इसकी मांग थी दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज्य का तात्पर्य होता है दोस्तों कि भारतीयों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। इसी को औपनिवेशिक स्वराज्य या कहते हैं दोस्तों डोमिनियन स्टेट। तो यहां पर पहली मांग थी केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, दूसरी मांग थी औपनिवेशिक स्वराज्य, अर्थात भारतीयों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए।
लेकिन इस औपनिवेशिक स्वराज्य नेहरू रिपोर्ट में एक मांग की गई थी दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट से, भारतीयों को भी औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। इसका आंतरिक विरोध होने लग गया। अर्थात नेहरू रिपोर्ट में जो सदस्य थे उसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पंडित सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में कहा गया जो मांग था औपनिवेशिक स्वराज्य, इसका आंतरिक विरोध हुआ और इसका विरोध किया था दोस्तों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारतीयों को अब पूर्ण स्वराज्य देना चाहिए, न कि औपनिवेशिक स्वराज्य। लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू का कहना था कि पूर्ण स्वराज्य वर्तमान स्थिति में प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी मांग की थी औपनिवेशिक स्वराज्य, अर्थात भारतीयों को दिया जाए मौलिक अधिकार। लेकिन औपनिवेशिक स्वराज्य का नेहरू रिपोर्ट के सदस्यों में से आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया और इसी औपनिवेशिक स्वराज्य के विरोध में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए औपनिवेशिक स्वराज्य के विरोध में प्रारंभ किया गया दोस्तों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का प्रारंभ किया गया। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का प्रारंभ किया गया दोस्तों। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी कि केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लाया जाए तथा औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई। औपनिवेशिक स्वराज्य का आंतरिक विरोध हुआ जिसके तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने औपनिवेशिक स्वराज्य के विरोध में जस्ट नेहरू रिपोर्ट जिस दिन लाया गया उसके 2 दिन बाद अर्थात 30 अगस्त 1928 को ही नेहरू रिपोर्ट से अपने आप को अलग करके पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी का गठन किया गया दोस्तों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जिसका मुख्य मांग था पूर्ण स्वराज्य। इनका मांग था दोस्तों पूर्ण स्वराज्य, इसकी मांग थी पूर्ण स्वराज्य। इसका मांग था दोस्तों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का 30 अगस्त 1928 तक इसका गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका मांग था पूर्ण स्वराज्य। नेहरू रिपोर्ट की अगली मांग थी दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट में अगला मांग था दोस्तों संयुक्त निर्वाचन की मांग की गई। संयुक्त निर्वाचन का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अर्थात भारत में जो निर्वाचन प्रणाली हो वो किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर ना हो या किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। जिस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था दोस्तों सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। इसके पहले आया था दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, उसमें आया था दोस्तों आपका मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन से दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जिसमें लाया गया था मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र तथा इसके बाद लागू हुआ था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इसमें लाया गया था सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। यहां पर मांग था नेहरू रिपोर्ट का कि भारतवर्ष में संयुक्त आधार पर निर्वाचन करवाया जाए अर्थात धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। लेकिन इसमें संयुक्त निर्वाचन में यह मांग की गई थी दोस्तों कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोई संप्रदाय अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक के आधार पर उसे आरक्षण दिया जाए, निर्वाचन में आरक्षण दिया जाए। यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो वहां मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। यदि किसी क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक है तो वहां पर हिंदुओं को
आपका निर्वाचन में आरक्षण दिया जाए। अर्थात यहां पर धर्म के आधार पर निर्वाचन में आरक्षण न देने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि भारत में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया जाए। तो यहां पर नेहरू रिपोर्ट की अगली मांग थी दोस्तों संयुक्त निर्वाचन, अर्थात भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन में जो आरक्षण दिया जा रहा है दोस्तों, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन में जो आरक्षण दिया जा रहा है उसे समाप्त किया जाए। जिस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1909 में लाया गया था, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, तथा भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया गया था सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, इसे समाप्त किया जाए और भारत में प्रारंभ किया जाए संयुक्त निर्वाचन। इसका विरोध करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इसका विरोध करते हैं दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए संयुक्त निर्वाचन की मांग को मोहम्मद अली जिन्ना इसका विरोध करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना इसके विरोध में लाते हैं अपना 14 सूत्रीय मांग। मोहम्मद अली जिन्ना अपना लाते हैं दोस्तों 14 सूत्रीय मांग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना 28 मार्च 1929 को 28 मार्च 1929 को नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए संयुक्त निर्वाचन के विरोध में लाते हैं अपना, मोहम्मद अली जिन्ना लाते हैं दोस्तों 28 मार्च 1929 को अपना 14 सूत्रीय मांग। जिन्ना का जो कहलाता है दोस्तों जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, इसे कहते हैं दोस्तों जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, 14 सूत्रीय मांग, या इसे कहते हैं दोस्तों जिन्ना फॉर्मूला, या इसे कहते हैं जिन्ना फॉर्मूला, या इसे हम कहते हैं जिन्ना फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा 28 मार्च 1929 को नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए संयुक्त निर्वाचन के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना लाते हैं जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, या कहते हैं जिन्ना फॉर्मूला। इसमें मांगा गया दोस्तों मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, इसकी मांग थी मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 28 अगस्त 1928 को लाया गया था नेहरू रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू, इसके सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा इसमें 9 सदस्य थे, जिसमें से एक सदस्य का नाम याद रखना है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा की गई तथा इसमें मांग की गई कि प्रांतों से द्वैत शासन को हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लाया जाए तथा औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई, जिसका आंतरिक विरोध किया गया। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब होता है कि भारतीयों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए, डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाए। इसका आंतरिक विरोध करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस, जो नेहरू रिपोर्ट के जस्ट 2 दिन बाद अर्थात 30 अगस्त 1928 को इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन करते हैं और इसमें नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। जबकि नेहरू रिपोर्ट में अगली मांग थी संयुक्त निर्वाचन, अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर निर्वाचन कराया जाए, अर्थात धर्म के आधार पर आरक्षण ना दिया जाए। लेकिन इसका विरोध करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के विरोध में 28 मार्च 1929 को लाते हैं जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग या जिन्ना फॉर्मूला, जिसमें मांग की जाती है मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की। तो यह था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के लिए चैलेंज किया था दोस्तों भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकन हेड ने। जैसा कि हम जानते हैं कि 20 नवंबर 1927 को भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की घोषणा की गई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का मुंबई बंदरगाह अर्थात भारत आगमन होता है और इसमें सातों के सातों सदस्य हैं अंग्रेज, इसलिए भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जाता है। साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए जाते हैं तथा साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली में
में भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं आपके कांग्रेसी, तो कांग्रेसियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है साइमन कमीशन को लेकर। इसलिए इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन तथा भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकनहेड। तो भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के द्वारा कांग्रेसियों को चैलेंज किया जाता है कि यदि आप भी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा कीजिए तथा अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपिए। अर्थात लॉर्ड बिरकनहेड, भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के द्वारा कांग्रेसियों को चैलेंज किया कि आप भी साइमन कमीशन के पैरेलल भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा कीजिए तथा अपनी रिपोर्ट सौंपिए। तो इस प्रकार से दोस्तों एक कमेटी का गठन किया जाता है कांग्रेसियों के द्वारा, जिसमें कुल 9 सदस्य, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू तथा सचिव है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट सौंपा जाता है। इसमें प्रमुख मांग था कि केंद्र में द्वैध शासन लाया जाए, अर्थात प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लाया जाए। तथा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, जिसे हटाकर प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाए। तथा इसमें मांग की गई दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज्य। लेकिन औपनिवेशिक स्वराज्य का आंतरिक विरोध होता है, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इसीलिए नेहरू रिपोर्ट के जस्ट 2 दिन बाद 30 अगस्त 1928 को इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया जाता है, जिसमें मांग किया जाता है पूर्ण स्वराज्य की। जबकि नेहरू रिपोर्ट में एक मांग की जाती है संयुक्त निर्वाचन की। इसका विरोध करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्ना अपनी 14 सूत्रीय मांग करते हैं, जिसे कहते हैं जिन्ना फॉर्मूला या जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग 28 मार्च 1929 को। इसमें यह मांग करते हैं मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की। दोस्तों इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आते हैं और साइमन कमीशन का विरोध संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा है। तो यहां पर इसी प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध चल रहा है दोस्तों आपके लाहौर में। वर्तमान में लाहौर दोस्तों पाकिस्तान में है। यह है दोस्तों पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ना है लाहौर। लाहौर में भी साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है और साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा है। इस प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन लाहौर में भी चल रहा है। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों। लाहौर में 30 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपूर्ण भारतवर्ष में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों लाहौर में। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के द्वारा। इस समय यहां पर पुलिस अधिकारी, लाहौर में पुलिस अधिकारी एएसपी है दोस्तों आपके जॉन सैंडर्स। यहां पर पुलिस अधिकारी है, लाहौर में पुलिस अधिकारी है दोस्तों, लाहौर में पुलिस अधिकारी है आपके एएसपी जॉन
सैंडर्स, एएसपी जॉन सैंडर्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी एएसपी जॉन सैंडर्स के द्वारा भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया जाता है। तो जैसे ही जॉन सैंडर्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही जॉन सैंडर्स लाठी चार्ज का ऑर्डर देते हैं, लाठी चार्ज का ऑर्डर देते हैं दोस्तों जॉन सैंडर्स, पुलिस के सिपाही होते हैं जॉर्ज स्कॉट। जॉर्ज स्कॉट की लाठी जा पड़ती है दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। और जैसी ही लाठी पड़ती है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 की स्थिति में गिर पड़ते हैं रोड में और बेहोश हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सैंडर्स एएसपी, पुलिस अधिकारी एएसपी जॉन सैंडर्स 30 अक्टूबर 1928 को विरोध, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज का ऑर्डर देते हैं। पुलिस के सिपाही होते हैं जॉर्ज स्कॉट। जॉर्ज स्कॉट की लाठी पड़ती है दोस्तों, जॉर्ज स्कॉट की लाठी पड़ती है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। और 30 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, ये लाठी पड़ती है दोस्तों 30 अक्टूबर 1928 को। 30 अक्टूबर 1928 को पुलिस अधिकारी एएसपी जॉन सैंडर्स के द्वारा लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया जाता है। सिपाही, पुलिस सिपाही जॉर्ज स्कॉट की लाठी जा पड़ती है दोस्तों लाला लाजपत राय को और 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश दोस्तों, इसी के 30 अक्टूबर 1928 के जस्ट 17 दिन बाद, अर्थात ध्यान दीजिएगा 17 दिन बाद, अर्थात 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। सैंडर्स, एएसपी जॉन सैंडर्स के द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को निहत्थे भीड़ के ऊपर, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे निहत्थे भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया जाता है और पुलिस सिपाही जॉर्ज स्कॉट की लाठी पड़ती है लाला लाजपत राय को और लाला लाजपत राय गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उनके सर में लाठी पड़ता है, वो गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। 17 नवंबर 1928 को बेड रेस्ट करते हुए दोस्तों लाला लाजपत राय की अंततः मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों 27 नवंबर 1928 को अंततः पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अपनी मृत्यु के पहले कहते हैं दोस्तों कि मेरे ऊपर किए गए लाठी की एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील होगी। इस प्रकार से पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अपनी मृत्यु के पूर्व कहते हैं दोस्तों कि मेरे ऊपर किए गए लाठी की एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि यहां पर साइमन कमीशन का जब भारत आगमन होता है तो साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लाहौर में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के द्वारा 30 अक्टूबर 1928 को। इस समय पुलिस अधिकारी होते हैं एएसपी जॉन सैंडर्स। तो जॉन सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया जाता है और 30 अक्टूबर 1928 को ही पुलिस सिपाही जॉर्ज स्कॉट की लाठी पड़ती है लाला लाजपत राय को। अंततः लाला लाजपत राय गिरते हैं, सड़क पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अंततः 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय मृत्यु के पूर्व कहते हैं दोस्तों कि मेरे ऊपर किए गए लाठी की एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील होगी। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु की सूचना मिलती है भगत सिंह,
सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तो ये लोग दोस्तों अब मारना चाहते हैं आपके सैंडर्स को। इसीलिए जब सैंडर्स को ये मारेंगे तो यही घटना कहलाती है दोस्तों सैंडर्स हत्या कांड। चूंकि सैंडर्स को गोली मारा जाता है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा लाहौर में, इसलिए इसे कहा जाता है दोस्तों लाहौर षड्यंत्र। तो अगली घटना हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, इसी के कंसेक्यूटिव मैनर में है आपका लाहौर षड्यंत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र अगली घटना है आपका लाहौर षड्यंत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगली घटना है दोस्तों लाहौर की, अगली घटना है लाहौर षड्यंत्र। यह घटना घटती है दोस्तों 17 दिसंबर अर्थात 17 दिसंबर 1928 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी दोस्तों 17 नवंबर 1928 को। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा प्रतिज्ञा ली जाती है कि हम इसी तिथि में अर्थात 17 नवंबर के जस्ट एक महीने बाद अर्थात 17 दिसंबर 1928 को हम मारेंगे सैंडर्स को। यह घटना कहलाती है दोस्तों सैंडर्स हत्याकांड। चूंकि यह घटना घटित हुई है लाहौर में, इसलिए इसे कहा जाता है लाहौर हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र। लाहौर हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र, लाहौर हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र, षड्यंत्र या इसी कहा जाता है दोस्तों सैंडर्स हत्याकांड, सैंडर्स हत्याकांड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से 17 दिसंबर 1928 को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यहां पर दोस्तों भगत सिंह 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दोस्तों। गोली मारकर हत्या कर दी जाती है सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यही घटना कहलाती है 17 दिसंबर 1928 की सैंडर्स हत्याकांड, लाहौर हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों 1928 की 3 घटनाएं। पहला तो आपका साइमन कमीशन का भारत आगमन, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का मुंबई बंदरगाह अंतर भारत आगमन होता है। साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हैं दोस्तों कांग्रेसियों के द्वारा, इसलिए तात्कालिक भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के द्वारा भारतीयों को चैलेंज किया जाता है कि आप भी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपे साइमन कमीशन के पैरेलल। तो इस प्रकार से मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित की जाती है नेहरू कमेटी और यह अपना रिपोर्ट सौंपती है दोस्तों 28 अगस्त 1928 को, जिसमें कुल 9 सदस्य है। इसके सचिव है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9 सदस्यों में से एक प्रमुख सदस्य है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो नेहरू रिपोर्ट की में मांग की जाती है दोस्तों केंद्र प्रांतों से द्वैत शासन को हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लाया जाए। इसके बाद दूसरा है दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज्य। औपनिवेशिक स्वराज्य या डोमिनियन स्टेट अर्थात भारतीयों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए, लेकिन इसका आंतरिक विरोध होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। औपनिवेशिक स्वराज्य का नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए औपनिवेशिक स्वराज्य का विरोध किया जाता है तथा 30 अगस्त 1928 को पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया जाता है। जबकि नेहरू रिपोर्ट में अगली मांग थी कि भारत में संयुक्त निर्वाचन किया जाए, जिसका विरोध करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना 28 मार्च 1929 को अपनी लाते हैं 14 सूत्रीय मांग, जिसे कहते हैं जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग या जिन्ना फॉर्मूला, जिसमें मांग की जाती है नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए संयुक्त निर्वाचन के विरोध में मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन
क्षेत्र। इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों, साइमन कमीशन के प्रति विरोध प्रदर्शन चल रहा है लाहौर में। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जाता है। इस समय पुलिस अधिकारी है दोस्तों लाहौर में एएसपी जॉन सैंडर्स। तो जॉन सैंडर्स के ऑर्डर के द्वारा जॉन सैंडर्स ने लाठीचार्ज का ऑर्डर, जॉन सैंडर्स के द्वारा निहत्थी भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया। इस समय पुलिस सिपाही जॉर्ज स्कॉट की लाठी पड़ती है लाला लाजपत राय को 30 अक्टूबर 1928 की स्थिति में, और लाला लाजपत राय सड़क पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अंततः बेड रेस्ट करते हुए 17 नवंबर 1928 को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु आती है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय मृत्यु के पहले कहते हैं दोस्तों कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील होगी। और इसके बाद जस्ट एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसे कहा जाता है सैंडर्स हत्याकांड, लाहौर हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र। ये हमने डिस्कस किया दोस्तों आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु तथा आपका लाहौर हत्याकांड। ध्यान दीजिएगा, इसी बीच अब हमारा पहले का ही टॉपिक पकड़ते हैं कि साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 नवंबर 1927 को ब्रिटेन के लंदन में साइमन कमीशन की घोषणा की जाती है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। अब ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से साइमन दिल्ली में अपनी रिपोर्ट सौंपता है दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928, अर्थात साइमन कमीशन 1928 से लेकर 1930 तक 2 साल तक भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं दोस्तों, जो कहलाता है साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ध्यान दीजिएगा, 27 मार्च 1930 को भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के बाद सर साइमन के द्वारा साइमन कमीशन रिपोर्ट सौंपा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। हम जैसा कि जानते हैं कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष है सर जॉन साइमन, और इसमें कुल 7 सदस्य है और सातों के सातों सदस्य है अंग्रेज। इसमें सदस्यों की संख्या है दोस्तों 7 और सातों के सातों सदस्य है अंग्रेज। साइमन कमीशन रिपोर्ट में मांग की जाती है दोस्तों, साइमन कमीशन रिपोर्ट की अनुशंसा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन रिपोर्ट में अनुशंसा की जाती है या कह सकते हैं मांग की जाती है। साइमन कमीशन रिपोर्ट में मांग की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष मांग की जाती है, पहला कि प्रांतों से द्वैत शासन को हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाए। अर्थात यहां पहली मांग है दोस्तों, केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, केंद्र में द्वैत शासन लागू करना। दिल्ली में साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है। साइमन कमीशन रिपोर्ट सौंपा जाता है 27 मार्च 1930 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष। इस रिपोर्ट में पहली मांग की जाती है कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाए, प्रांतों से द्वैत शासन को हटाया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि पहला पॉइंट इसमें है प्रांतों से द्वैत शासन को हटाया जाए, प्रांतों से द्वैत शासन को हटाया जाए, द्वैत शासन को हटाया जाए, प्रांतों से द्वैत शासन को हटाया जाए। तथा इसमें दूसरी मांग की जाती है कि द्वैत शासन को लागू किया जाए केंद्र में द्वैत
शासन को लागू किया जाए, केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया जाए। और तीसरा मांग किया गया दोस्तों, प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन लागू किया जाए, उत्तरदायित्व शासन लागू किया जाए। अर्थात यदि कोई निर्वाचन होता है तो वह निर्वाचन प्रांत के आधार पर हो। जब प्रांतों के आधार पर हो जाएगा तो जो निर्वाचन किया जाएगा उस निर्वाचन के माध्यम से जो भी सदस्य चुने जाएंगे वह सदस्य आपके आएंगे दोस्तों प्रांत में, और प्रांत में बनेगा, हर एक प्रांत में बनेगा एक प्रधानमंत्री। आज के इक्विवेलेंट मान सकते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। एक प्रधानमंत्री बनेगा हर प्रांत में, अर्थात आज के हिसाब से एक मुख्यमंत्री बनेगा हर प्रांत में, और उन्हीं सदस्यों में से बहुत सारे सदस्य जाएंगे दोस्तों केंद्र में। तो इस प्रकार से ताकि प्रांतों में भी उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो, इसलिए मांग की गई प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन लागू किया जाना। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 17 मार्च 1930 को, जिसमें पहला मांग किया गया कि प्रांतों से द्वैत शासन को हटाया जाए तथा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाए। और इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही बनता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। इसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट का परिणाम होता है, इसी का परिणाम है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट का परिणाम होता है दोस्तों कि 1935 में एक नया कानून बनता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान है, पहला केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, और दूसरा है दोस्तों ईसाई या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रमुख प्रावधान है दोस्तों, पहला केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, केंद्र में द्वैत शासन। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में लागू होगा द्वैत शासन, तथा इसका दूसरा प्रावधान है दोस्तों ईसाई सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, ईसाई सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र या यूरोपीय सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। तो इस प्रकार से अगर हम अंतर समझे, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1909 इसका प्रमुख प्रावधान था मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। भारत शासन अधिनियम 1919 में था दोस्तों सिख सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें है दोस्तों यूरोपीय या ईसाई सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, तो भारत शासन अधिनियम 1919 ध्यान दीजिएगा इसमें था प्रांतों में द्वैत शासन, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें है केंद्र में द्वैत शासन। तो इस प्रकार से 27 मार्च 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट सौंपी जाती है, जिसमें प्रमुख मांग की जाती है प्रांतों से द्वैत शासन हटाया जाए तथा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया जाए, या कह सकते हैं प्रांतों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाए। इसी का परिणाम होता है भारत शासन अधिनियम 1935, अर्थात साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक नया कानून का जन्म होता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें प्रमुख प्रावधान है केंद्र में द्वैत शासन लागू करना तथा ईसाई सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। तो यह है दोस्तों साइमन कमीशन। 1928 की अगली घटना है दोस्तों, साइमन कमीशन के बाद 1928 की अगली घटना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1928 की अगली घटना है बारदोली सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1928 की अगली घटना है बारदोली सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा अगला हम देखने जा रहे हैं 1928 की अगली घटना बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में चलाया गया था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 1928 की अगली घटना हम डिस्कस करते हैं बारदोली सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा
1928 की अगली घटना बारदोली सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है गुजरात का बारदोली, ये पकड़ना है दोस्तों, गुजरात का बारदोली। बारदोली में किया गया है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। 1928 की अगली घटना है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया है बारदोली सत्याग्रह। गुजरात के बारदोली में किया गया है बारदोली सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, बारदोली सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था 12 फरवरी 1928 को। 12 फरवरी 1928 को किया गया है बारदोली सत्याग्रह का प्रारंभ और अंततः सफलतापूर्वक इसका समापन होता है दोस्तों 4 अगस्त 1928 को। तो साइमन कमीशन के बाद हम अगला टॉपिक 1928 की पहली घटना देखने जा रहे हैं दोस्तों। 1928 की पहली घटना हम देखने जा रहे हैं बारदोली सत्याग्रह। इसका प्रारंभ होता है 12 फरवरी 1928 को और अंततः सफलतापूर्वक इसका समापन होता है 4 अगस्त 1928 को। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सरदार इनकी उपाधि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले ये कहलाते थे सिर्फ और सिर्फ वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, बारदोली में लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, बारदोली में लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो टैक्स है, जो कर है, इसको बढ़ाकर कर दिया गया 30%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कारण था लगान को किया गया था 30% लगान। कारण था कि 30% लगान किया गया था। इसी के विरोध में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कारण था कि किसानों से मांगा जा रहा था 30% लगान, जो कि बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल था। इसी के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 फरवरी 1928 को प्रारंभ किया बारदोली में बारदोली सत्याग्रह और अंततः 4 अगस्त 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, अर्थात उन्होंने 30% के लगान को वापस ले लिया और यहां पर अंततः परिणाम स्वरूप इस लगान को कर दिया गया दोस्तों 6.3% का लगान कर दिया गया। तो इस सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा। अर्थात 1928 के पहले वल्लभ भाई पटेल को सिर्फ वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था, लेकिन बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया गया कि आप हमारे सरदार हो, आप हमारे मुखिया हो, आप हमारे सरदार हो, आप हमारे प्रमुख हो। तो इस प्रकार से 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 30% लगान के विरोध में प्रारंभ किया गया बारदोली सत्याग्रह 12 फरवरी 1928 को। अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारदोली सत्याग्रह के सामने झुकना पड़ा और लगान को कर दिया गया 6.3%। 4 अगस्त 1928 को बारदोली सत्याग्रह को समाप्त किया गया। इस सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि प्रदान किया, सरदार की उपाधि। तो यह था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के बाद अगला टॉपिक है दोस्तों 1928 का अगला टॉपिक है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, तिथि वाइज अगर हम देखेंगे तो इसके बाद आएगा दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। 28 अगस्त 1928 को हमने डिस्कस कर लिया है, मैं यहां पर एक बार डिस्कस कर लेता हूं। 1928 की अगली घटना है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1928 की अगली घटना है नेहरू रिपोर्ट। सर बिरकन हेड
सर बिरकनहेड के द्वारा, लॉर्ड बिरकनहेड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के द्वारा कांग्रेसियों को चैलेंज किया जाता है कि आप भी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करें तथा अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपे। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू और महज कुछ ही दिनों के बाद अर्थात 28 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट सौंपा जाता है। इसमें सदस्य है कुल 9। इसमें सचिव है दोस्तों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष है पंडित मोतीलाल नेहरू तथा सचिव है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कुल 9 सदस्य है, जिसमें से एक सदस्य है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट में पहली मांग की जाती है केंद्र में प्रांतों से द्वैत शासन को हटा के केंद्र में द्वैत शासन लाया जाए, अर्थात केंद्र में द्वैत शासन। दूसरी मांग होती है दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज्य, जिसका विरोध करते हैं इन्हीं के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के बाद। नेहरू रिपोर्ट के बाद का अगला टॉपिक है दोस्तों 1928 की अगली घटना। नेहरू रिपोर्ट पहली घटना तो 1928 की पहली घटना है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष है पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू तथा नेहरू रिपोर्ट के सचिव है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कुल सदस्य है 9। इसमें कुल सदस्य है 9, जिसमें से एक सदस्य है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। यहां पर नेहरू रिपोर्ट में मांग की जाती है, पहला मांग होता है केंद्र में द्वैत शासन लागू करना। पहला है दोस्तों केंद्र में द्वैत शासन लागू करना, केंद्र में द्वैत शासन लागू करना। दूसरा मांग है दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज्य, औपनिवेशिक स्वराज्य। और इसी औपनिवेशिक स्वराज्य का विरोध करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस। और इन्हीं के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया जाता है दोस्तों। जस्ट नेहरू रिपोर्ट के 2 दिन बाद नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है 28 अगस्त 1928 को। इसी के जस्ट 2 दिन बाद अर्थात 30 अगस्त 1928 को पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है दोस्तों इंडिपेंडेंस, एक नई पार्टी का गठन किया जाता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठन किया जाता है दोस्तों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस, तथा है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। और इसका इस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का बनाए जाने का कारण है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में जो औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई इसी के विरोध में लाया जाता है, बनाया जाता है आपका इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। कारण था नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई है औपनिवेशिक स्वराज्य की, इसी के विरोध में लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 30 अगस्त 1928 को इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। और इसमें मांग की जाती है दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की, इसमें मांग की जाती है पूर्ण स्वराज्य की, इसमें मांग की गई दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की। इसके बाद 1928 की अगली घटना है दोस्तों सैंडर्स हत्याकांड, लाहौर हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। अब हम 1929 की अगली घटना देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में अगली मांग की जाती है संयुक्त निर्वाचन की। इसके विरोध में 1929 में
मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाया जाता है दोस्तों जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग। जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग। तो अगला टॉपिक है दोस्तों 1919 का जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, या इसे हम कहते हैं दोस्तों जिन्ना फॉर्मूला। जिन्ना फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं दोस्तों जिन्ना फॉर्मूला। यह आता है 28 मार्च 1929 में। नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए संयुक्त निर्वाचन के विरोध में जिन्ना के द्वारा लाया जाता है जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग या जिन्ना फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 28 अगस्त 1929 को जिन्ना के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के विरोध में लाया जाता है दोस्तों जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग या जिन्ना फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, इसमें नेतृत्व करता है मोहम्मद अली जिन्ना। नेतृत्व करता है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। और ये जो मांग की गई है दोस्तों, ये एक्चुअल में दिल्ली में हुआ है मुस्लिम लीग का। दिल्ली में हुआ है दोस्तों मुस्लिम लीग का। ये जो मांग की जा रही है दोस्तों, ये मांग की जा रही है दिल्ली में हुआ है मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन। मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन। मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन। मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन 1929 में जिन्ना के द्वारा लाया जाता है जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग या जिन्ना फॉर्मूला 28 मार्च 1929 को, जिसके नेतृत्व करता है मोहम्मद अली जिन्ना। और ये विरोध में है दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए संयुक्त निर्वाचन के विरोध में। इसका कारण था नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए संयुक्त निर्वाचन के विरोध में लाया गया आपका जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग 28 मार्च 1929। और इसमें मांग की गई थी दोस्तों फिर से मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र अर्थात नेहरू रिपोर्ट में मांगा गया था संयुक्त निर्वाचन। इसी के विरोध में जब दिल्ली में हुआ मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन, तो यहां पर जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय मांग रखा था, जिसे कहते हैं जिन्ना फॉर्मूला। 28 मार्च 1929 इसके नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेहरू रिपोर्ट में मांगे गए संयुक्त निर्वाचन के विरोध में और मांग की गई थी दोस्तों मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र।